Hello students, welcome back to sociology class. Today our topic is approaches of studying. Okay, change and transformation in India. भारत में परिवर्तन एवं रूपांतरण के अध्ययन के उपागम. Okay student, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay. Approaches of studying change and transformation in India. ओके, भारतीय समाज में परिवर्तन तथा रूपांतरण का अध्ययन किस आधार पर किया जाए, इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग उपागमों का उल्लेख किया है. इन विद्वानों में कार्ल मार्क्स, लुईस ड्यूमा, एम.एन. श्रीनिवास, मेडल, एस.सी. दुबे तथा योगेंद्र सिंह आदि प्रमुख हैं. योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में यह स्पष्ट किया है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्ययन करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि भारतीय समाज का इतिहास बहुत प्राचीन होने के साथ ही इसकी परंपराओं में इतनी भिन्नता है कि किसी एक सैद्धांतिक आधार पर ही भारतीय समाज से संबंधित वास्तविक परिवर्तनों को नहीं समझा जा सकता. इस दशा में उन्होंने विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत उपागमों का स्पष्ट करते हुए एक एकीकृत उपागम के द्वारा भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन एवं रूपांतरण का अध्ययन करने पर बल दिया. विभिन्न विद्वानों द्वारा सुझाए गए कुछ प्रमुख उपागम इस प्रकार से हैं. नंबर 1 है आपका हिस्टोरिकल अप्रोचेस, सेकंड है कल्चरल अप्रोच, थर्ड स्ट्रक्चरल अप्रोच, डायलेक्टिकल अप्रोच, मल्टी ट्रेडिशन अप्रोच एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. ओके, नंबर 1 आपका आता है हिस्टोरिकल अप्रोच, जिसे हिंदी में बोलते हैं ऐतिहासिक उपागम. अकॉर्डिंग टू लुईस ड्यूमा ने लिखा है कि प्रत्येक समाज की सामाजिक संरचना तथा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध कुछ विशेष सामाजिक मूल्यों पर आधारित होते हैं. ऐतिहासिक रूप से भारत की सामाजिक संरचना पवित्रता तथा अपवित्रता, सामाजिक असमानता तथा राज और पुरोहित की चमत्कारी सत्ता पर आधारित थी. विभिन्न युगों में इन मूल्यों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक रूपांतरण की प्रकृति को समझा जा सकता है. सेकंड पॉइंट है आपका सांस्कृतिक उपागम, कल्चरल अप्रोच. एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट राइटफील्ड तथा मैकेम मेरियट जैसे विद्वानों ने इस उपागम के आधार पर भारतीय समाज में परिवर्तन तथा रूपांतरण के अध्ययन पर बल दिया. श्रीनिवास के अनुसार भारत में जाति विभाजन, जाति से संबंधित नियम, पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचार, विभिन्न प्रकार के संस्कार, धार्मिक विश्वास भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग रहे हैं. पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारत की संस्कृति में मानवतावाद, तार्किकता, प्रौद्योगिक विकास, राष्ट्रवाद तथा समतावादी विचारों को महत्व दिया जाने लगा. यही विशेषताएं यहाँ सामाजिक रूपांतरण का आधार है.
अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रैडफील्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी सभ्यताओं का आरंभ सामाजिक रूपांतरण का आधार है। सभी सभ्यताओं का आरंभ लघु परंपराओं तथा स्थानीय विश्वासों से होता है। बाद में जैसे जैसे कोई सभ्यता दूसरी सभ्यताओं के संपर्क में आने लगती है, उसमें भिन्नता बढ़ने लगती है। उस दशा को हम सामाजिक रूपांतरण कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मेकिंग मेरियट ने स्थानीयकरण की जगह सार्वभौमिकता अथवा यूनिवर्सलाइजेशन सार्वदेशिकता में होने वाली वृद्धि को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य आधार माना है। स्थानीयकरण का तात्पर्य स्थानीय विश्वासों के आधार पर व्यवहार करना है, जबकि सार्वभौमिकता एक ऐसी प्रक्रिया है, यूनिवर्सलाइजेशन इज दैट प्रोसेस जिसके अंतर्गत हम समाज की बृहद परंपराओं, मानवतावादी मूल्यों, तार्किक आधार पर व्यवहार करने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संरचनात्मक उपागम, स्ट्रक्चरल अप्रोच। ओके, यह अध्ययन का वह तरीका है जिसके द्वारा किसी समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही सामाजिक परिवर्तन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट ने पूना में किए गए अध्ययन के आधार पर लिखा है कि जब किसी समाज की संरचना बदलती है तो लोगों के पारस्परिक संबंधों में संविदा या समझौते का प्रभाव बढ़ने लगता है। प्राथमिक समूह की जगह श्रम विभाजन में वृद्धि होती है। प्रदत्त परिस्थिति की जगह अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ने लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्वंद्वात्मक उपागम, डायलेक्टिकल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डीपी मुखर्जी का यही विचार है कि भारतीय परंपराओं और पश्चिमी परंपराओं के बीच होने वाले टकराव से ही यहाँ की वर्ग संरचना में परिवर्तन पैदा हुआ। A.R. देसाई ने भी स्पष्ट किया है कि भारतीय समाज की भौतिक दशाओं में होने वाले परिवर्तन से जो नई सामाजिक चेतना पैदा हुई है, उसी से यहाँ राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। इसका तात्पर्य है कि भौतिक दशाओं में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही सामाजिक परिवर्तन की विवेचना की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्थागत उपागम, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू गुन्नार मिर्डल ने अपनी फेमस बुक एशियन ड्रामा में स्पष्ट किया है कि सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि किसी समाज की सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों की प्रकृति किस तरह की है। जब सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं में इस तरह का परिवर्तन किया जाता है जिससे विकास संबंधी लोगों की इच्छाओं को पूरा किया जा सके, तब ऐसे परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन और रूपांतरण कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बहुल परंपराओं का उपागम, मल्टी ट्रेडिशन अप्रोच। डॉक्टर S.C. दुबे के अनुसार सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए किसी भी समाज की परिवर्तनीय जो भी परंपराएं होती हैं, उनमें होने वाले परिवर्तन को समझना बहुत ही आवश्यक है। भारतीय समाज में बहुत सी परंपराएं होने के साथ ही एक और उनके बीच एक विशेष संस्करण है, तो दूसरी ओर उनका रूप काफी जटिल रहा है। ओके, इन परंपराओं को मोटे
के तौर पर 6 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है शास्त्रीय परंपराएं, नंबर 2 है स्थानीय परंपराएं, नंबर 3 है क्षेत्रीय परंपराएं, नंबर 4 है स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपराएं, नंबर 5 है पश्चिमी परंपराएं, नंबर 6 है नवीन राष्ट्रीय परंपराएं। विभिन्न प्रकार की इन परंपराओं में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने इनमें से किसी भी उपागम को पूरी तरह नहीं समझा है। योगेंद्र सिंह ने लिखा है कि इनमें से किसी भी उपागम को पूरी तरह उपयुक्त भी नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में परंपराएं, मूल्य, उत्पादन प्रणाली आदि में होने वाले सभी परिवर्तन हमेशा आधुनिकता की दिशा में नहीं होते हैं। ओके, सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए यह देखना भी जरूरी है कि परिवर्तन के फलस्वरूप किसी भी समाज की परंपरा पूरी तरह बदल जाती है अथवा उसमें निरंतरता बनी रहती है। यह देखना भी आवश्यक है कि आधुनिकीकरण के रूप में होने वाला परिवर्तन किसी बाहरी दशा का परिणाम है अथवा यह कुछ आंतरिक दशाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। इस तरह एक एकीकृत उपागम इंटीग्रेटेड अप्रोच के द्वारा ही भारत में सामाजिक परिवर्तन तथा रूपांतरण का समुचित अध्ययन किया जा सकता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।